Today we will read chapter 4 in history, tribals, decos and the vision of a golden age. And in this chapter we will read about the lives of tribals during the British colonial period. As you know that in 1895 a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous powers and he could cure all diseases and multiply grain. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of decos outsiders. Soon, thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan, God, and had come to solve all their problems. ये 1895 में एक व्यक्ति जिसका नाम बिरसा था, जो जंगलों में रहता था, खास करके अगर हम देखें झारखंड में जो छोटा नागपुर है उनके गांव में वो निवास करता था। लोगों ने कहा कि उसके पास कुछ मिरेकुलस पावर्स हैं, है ना, कुछ उनके पास जो है असामान्य शक्तियां हैं और वो सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है और सभी बीमारियों को दूर कर सकता है। बिरसा ने अपने आप को भगवान घोषित किया था और उसने कहा कि ईश्वर ने मुझे लोगों की मुसीबतों के लिए नियुक्त किया है कि उनकी मुसीबतों को दूर करना है, फ्री देम फ्रॉम स्लेवरी ऑफ डेकोस। और उसने आगे ये भी कहा कि उसे आउटसाइडर्स जो बाहरी लोग हैं उनकी ग़ुलामी से आज़ाद करना है। जल्दी ही हज़ारों जो है उसके फॉलोअर्स हो गए बिरसा के, और उनका मानना ये था कि ये भगवान है, गॉड है, जो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आया है। Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur, but his followers included other tribes of the region, Santhals and Oraos. All of them, in different ways, were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. Their familiar ways of life seemed to be disappearing, their livelihoods were under threat, and देयर रिलीजन अपियर टू बी इन डेंजर। तो बिरसा जो है इसका जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजाति है जो कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में निवास करती थी और ये एक आदिवासी समूह था जो छोटा नागपुर में रहता था, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स थे उनमें अन्य जो ट्राइबल्स थे, अन्य जो आदिवासी जो समूह थे उस क्षेत्र के, वो भी सम्मिलित थे। इनमें संथाल थे, उराव थे, और ये सभी अलग अलग तरीक़ों से जो है जो कि नाखुश होते थे, जो भी उनके साथ परिवर्तन हो रहे थे, जो उनका अनुभव कर रहे थे और जो भी उस समस्याओं का सामना कर रहे थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो वो ज़्यादातर अपने लाइफ से ज़्यादा फैमिलियर थे और वो वहाँ से उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। उनकी जो जीविका थी उनसे वो काफ़ी ग्रसित थे, क्योंकि उनकी जो जीविका है वो जंगलों से ही प्राप्त होती थी और उनका जो रिलीजन था, उनका जो धर्म था, वो एक तरीके से खतरे में पड़ चुका था। What problems did Birsa set out to resolve? तो बिरसा ने उनकी समस्याओं को समाधान कैसे किया या क्या समाधान किया? Who were the outsiders being referred to as decos? And how did they enslave the people of the region? What was the happening to the tribal people under the British? How did their lives changes? These are some of the questions you will read about in this chapter. तो हम ये जो पढ़ रहे हैं कि बिरसा ने ट्राइबल्स की समस्याओं का समाधान कैसे किया और क्या किया, ठीक है। तो जो आउटसाइडर्स थे जिनको डिकूस कहा जाता था, उन्होंने कैसे वहाँ उस क्षेत्र के लोगों को गुलाम बनाया और उनके साथ क्या हुआ, ठीक है। ब्रिटिश काल के दौरान जो आदिवासी जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ था। ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो कि जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इस अध्याय में, है ना। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटीज़ लास्ट ईयर। पिछले वर्ष आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा है। मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम्स एंड रिचुअल्स दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाई ब्राह्मण्स। These societies also did not have the sharp social divisions that were characteristics of caste societies. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic differences within tribes. तो पिछले वर्ष जो है आपने ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा है। अधिकतर जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थे उनकी जो जातियाँ थीं, उनकी जो परंपराएं रहीं वो अलग अलग रहीं और
उनमें जो ब्राह्मण्स थे जिन्होंने उनके ऊपर एक तरीके से अपने विचारों को उनके ऊपर लादा, ठीक है। और ये जो समाज थे, ये जो सोसाइटीज़ थी, वो काफ़ी उनके अंदर एक सोशल डिवीज़न नहीं रहा, क्योंकि उनके जो विशेषताएं रहीं, उनकी जो कास्ट सोसाइटीज़ रहीं और सभी सेम ट्राइब से बिलोंग करते थे, उनके विचार मिलते थे और उनके अगर हम देखें तो सामान्यतः जो है उनके सेम एक जैसे ही विचार होते थे। इनका अर्थ ये नहीं था कि उनके बीच में कोई सामाजिक या आर्थिक डिफरेंसेस रहे हों जब वो एक ही ट्राइब से, एक ही जनजाति से बिलोंग करते हों। जैसे कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने उस समय जो है अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया और वो अलग अलग एक कास्ट सिस्टम बना और वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, ऐसा पहले समाज में माना भी जाता था। लेकिन जो ट्राइबल्स थे वो अपनी कास्ट और कम्युनिटी में किसी को भी अछूत नहीं समझते थे, ठीक है ना। हाउ डिड ट्राइबल्स ग्रुप्स लिव, जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो कैसे रहते थे। बाय द 19th century ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। 19वीं शताब्दी से ही जो ट्राइबल पीपल थे जो अलग अलग क्षेत्रों में थे भारत के, वो अलग अलग प्रकार की वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। सम वर झूम कल्टिवेटर्स, इनमें से कुछ जो है वो झूम कल्टिवेटर्स थे। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टिवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन। दिस वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड एंड burnt the vegetation on the land to clear it for cultivation. They spread the ash from the firing which contained potash to fertilize the soil. They use the axe to cut trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. They broadcast the seeds, that is scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years. झूम कल्टीवेशन क्या होता है ना, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, और ये ज़मीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती थी और मोस्टली फॉरेस्ट एरियाज में होती थी। तो इस प्रकार के जो कल्टीवेटर्स होते थे जो इस प्रकार की खेती करते थे, वो ट्री टॉप्स को काटते थे जहाँ से कि सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक पहुँच पाती थी। उसके बाद वेजिटेशंस को जलाया जाता था और उसको खेती करने के लिए साफ़ किया जाता था। और जो राख, जैसे फायरिंग के बाद जो उनका राख बचता था जलने के बाद, उसको कंटेन किया जाता था पोटाश के रूप में, जिससे कि मिट्टी को और ज़्यादा फर्टिलाइज बनाया जा सके। और उसका उपयोग जो है, जैसे कुल्हाड़ी होता था उसका पेड़ काटने के लिए, और मिट्टी में जो स्क्रैचेस होते थे उनको प्रिपेयर किया जाता था कल्टीवेशन के लिए। और उसके बाद जो है बीज डाला जाता था और उसको प्लोइंग किया जाता था, जुताई की जाती थी और बीज बोया जाता था। एक बार जब क्रॉप तैयार हो जाती थी फसल, तो फिर उसको काटा जाता था। इसके बाद वह फिर दूसरे स्थान पर चले जाते थे और वहाँ फिर एक अन्य खेत तैयार करते थे। तो जो खेत जिसमें उन्होंने एक बार खेती कर लिया, उसको अनेक वर्षों के लिए फिर खाली छोड़ दिया जाता था। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसको कहा जाता है, इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्टेड ट्रैक्ट of northeast and central India. The lives of these tribal people depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. That is the only way they could practice shifting cultivation. जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे जो कि हिली एरियाज में पाए जाते थे, फॉरेस्ट रीजन्स में पाए जाते थे, उत्तर और पूर्वी भारत और मध्य भारत में। तो इनका जो जीवन था ट्राइबल्स पीपल्स का, वो फ्री मूवमेंट होता था ना, फ्री मूवमेंट विद इन फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के अंदर वो फ्रीली मूव कर सकें, जिसके ऊपर वो निर्भर करते थे, और उनका उपयोग कर सकें, उसकी भूमि का उपयोग कर सकें, फॉरेस्ट का उपयोग कर सकें, वहाँ पर फसलें उगा सकें। तो ये इस तरीके से जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वहाँ पर किया करते थे। सम वर हंटर्स एंड गैदरर्स, इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो शिकारी थे, हंटर्स थे, गैदरर्स थे, ठीक है ना। In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. They saw forest as essential for survival. The Khons was such a community living in the forest of Odisha. They regularly went out on collective hunts and then divided the
meat among us themselves. They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seed of the sal and mahua. They used many forest shrubs and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in the local markets. The local weavers and leather workers turned to the khonds when they needed supplies of kusum and palas flowers to color their clothes and leather. तो इनमें से कुछ ऐसे थे जो शिकारी थे, जो गैदरस थे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं ट्राइबल्स ग्रुप्स के जहाँ पर एनिमल्स का शिकार किया जाता था और वहाँ से फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट होते थे उनको एकत्रित किया जाता था। उन्होंने देखा कि जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, वो हमारे सर्वाइवल के लिए आवश्यक हैं। इनमें से जो खोंड जनजाति होती थी, जो एक कम्युनिटी थी जो कि उड़ीसा के जंगलों में निवास करती थी, वो रेगुलरली जो है कलेक्टिव हंट के लिए जंगलों में जाया करते थे और वहाँ पर जो है मीट वगैरह जो उनको मिलता था पशुओं को मारने के बाद, एनिमल्स को मारने के बाद, तो उसको वो आपस में बांट लेते थे और वो वहाँ पर फल और जो रूट्स वगैरह भी जो है खाया करते थे। उनको कलेक्ट किया करते थे जंगलों से और कुक्ड जो खाने में उसको पकाया करते थे। और जो ऑयल होता था, ऑयल जो है वो सीड्स, साल के सीड्स से और महुआ के जो बीज होते थे उनसे जो है तेल प्राप्त किया जाता था। और वे बहुत सारे जो फॉरेस्ट श्रब्स से औषधियाँ थीं उनका उपयोग मेडिकल पर्पस के लिए करते थे और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे, जो फॉरेस्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स होते थे उनको लोकल मार्केट्स में बेचा जाता था। जो लोकल वीवर्स होते थे और लेदर वर्कर्स, वो मोस्टली उनमें से खोंड होते थे। जब उनको कुसुम की आवश्यकता होती थी, पलास के फ्लावर्स की नीड होती थी कलर तैयार करने के लिए, कपड़ों के लिए, लेदर के लिए, तो वो वहीं से उसको उत्पादित करते थे। From where did these forest people get their supplies of rice and other grains? At times they exchanged goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. At other times they bought goods with the small amount of earnings they had. Some of them did odd jobs in the villages carrying loads or building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers. When supplies of forest produce shrunk, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers, but many of them, like the Bagas of central India, were reluctant to do work for others. The Bagas saw themselves as people of the forest who could only live in the produce of the forest. It was below the dignity of a beggar to become a laborer. Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. This led to their dependence on traders and moneylenders. Traders came around with things for sale and sold the goods at high prices. Moneylenders gave loans with which the tribes met their cash needs, adding to what they earned. But the interest charged on the loans was usually very high. So for the tribes, markets and commerce often meet debt and poverty. They therefore come to see the moneylender and trader as evil outsiders and the cause of their misery. तो जो फॉरेस्ट पीपल्स थे, जहाँ से वो सप्लाईज प्राप्त करते थे राइस की और अन्य ग्रेन्स की, तो उस समय जो है उसके बदले में जो सामान होता था वो बदला जाता था, जिससे कि उनकी आवश्यकताएं पूरी होती थी। उनके बदले में वो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को बेचते थे। उसी समय जो सामान बेचा जाता था उसमें उनको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग होता था, जिससे कि वो और जॉब्स भी किया करते थे, अनेक और भी काम किया करते थे गांव में, जैसे बोझा ढोना है, बिल्डिंग रोड्स बनाना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त वो फील्ड्स, पीसेंट्स और फार्मर्स के यहाँ खेतों में भी लेबर का काम किया करते थे। जब उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस का सप्लाई किया जाता था शरण के रूप में, तो जो ट्राइबल पीपल्स थे वो उस समय फॉरेस्ट के आसपास के क्षेत्रों में घूमा करते थे एज अ लेबरर के रूप में काम करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे थे, जैसे बैगास थे मध्य भारत के अंदर, वो काफ़ी रिलेक्टेंट वर्कर्स रहे। तो बैगा जो थे उन्होंने देखा कि जो लोग हैं जो फॉरेस्ट रीजन्स में निवास करते हैं और वो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो उन्होंने अपने लाइफ के लिए
फॉरेस्ट से उत्पादन करना शुरू किया था, है ना। तो इसलिए उन्होंने जो है उनके अंदर एक डिग्निटी हो, बेगास के वो अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट हो, एज अ लेबरर वो काम कर सकें। तो जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको आवश्यकता थी कि वो जो भी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं उनको खरीद सकें और बेच सकें, उनके ऑर्डर्स भी उनको प्राप्त हो सकें, है ना। और जो भी सामान जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे अपने स्थानीय क्षेत्रों में, तो जिनके ऊपर उनकी डिपेंडेंसी भी होती थी, तो वो उनके लिए ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स से जो है निर्भर रहते थे उनके ऊपर। तो जो ट्रेडर्स थे जो कि इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो उनके आसपास के क्षेत्रों में बेचते थे और बहुत ही ऊंचे दामों में बेचते थे। जो मनी लेंडर्स थे उनसे लोन उनको देते थे जो साहूकार थे। और जो ट्राइबल्स जो ग्रुप्स थे उनको कैश की भी डिमांड होती थी, आवश्यकता होती थी, जिससे कि उनकी अर्निंग कैसे उसको ऐड किया जा सके। और जो इंटरेस्ट चार्ज होता था, जो भी उनसे ब्याज प्राप्त किया जाता था लोन पे, जो उनको ब्याज लिया जाता था वो जब बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे और जो ट्राइबल मार्केट थे और जितना भी उनका जो वाणिज्य व्यापार होता था उसमें अधिकतर वो उधार से होता था, जिसके कारण वो गरीब होते चले गए। वे इसलिए भी जो है मनी लेंडर और ट्रेडर्स से काफ़ी जो है उनको बुराइयां दिखती थीं जो आउटसाइडर्स थे, क्योंकि उनके कारण जो है वो गरीब भी हुए थे और उनके मन में एक मिजरी था। सोते थे जो साहूकार थे या जो ट्रेडर्स होते थे उनसे हाई प्राइसेस पर जो है उनसे वसूली करते थे और जो अपना सामान है वो महंगे दामों में उनको बेचते थे और उनके जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते थे उनको जो है सस्ते दामों में उनसे वो खरीद लेते थे। तो इस प्रकार से आपका एक सेक्शन यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन में आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना।